दोस्तों, क्या कयामत के दिन करीब आ रहे हैं। अब इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो दो शख्स हैं इनके इरादे नेक नहीं लगते। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के बेअंदाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इरादे नेक नहीं लगते हैं। अब जिस तरह अमेरिका की शह पर इजराइल ने पहली बार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की और जिस तरह ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप जिसमें जनरल हैं, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और इसके अलावा 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनको आज तड़के खत्म किया है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया में अब एक बड़ी जंग होने के आसार साफ दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने जिस तरह अपनी सबसे पाक मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया, लाल झंडा का मतलब है कि युद्ध का शंखनाद कर दिया है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातोली अली खमेनेई, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि अब इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे, इजराइल को तबाह करके ही चैन लेंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल के साथ पूरी तरह खड़े हो गए हैं और वहीं पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के साथ खड़े हैं। यही नहीं, इस पूरे ध्रुव में ये जो दो ध्रुव हैं, एक तरफ इजराइल है और ईरान है, एक तरफ रशिया है और अमेरिका है, इसमें और कई देश हैं जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा जो अमेरिका के साथ जा रहे हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान और रूस और चीन के साथ जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो युद्ध शुरू हो रहा है ये महायुद्ध में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अरब देश का जो सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरब, वो भी पहली बार ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, टर्की और कतर भी सोच रहे हैं उस तरफ जाने की। और आप कह सकते हैं कि अरब देश कहीं ना कहीं उनमें ध्रुवीकरण हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कुछ ही दिन पहले, इस हमले के कुछ ही दिन पहले, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री पहली बार तेहरान गए, ईरान की राजधानी गए और वहाँ उनकी मिलिट्री अलायंस को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी, अयातोला अली खमेनी से लंबी बातचीत हुई। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में, अरब में युद्ध होने के आसार हैं, युद्ध शुरू होने जा रहा है। क्योंकि इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद ईरान हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान जो है तैयार हो जाए क्योंकि अगला हमला जो इजराइल का होगा वो कल्पना से परे होगा। यानी ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान रिटेलिएट ना करे, उधर ईरान कह रहा है कि हम तबाह करके ही चैन लेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या ये जो युद्ध होने जा रहा है ये आगे चलकर महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकता है। अब इस वीडियो में आज मैं इस मुश्किल सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और पहली बार हमारे साथ जंग की ज़मीन से जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, जो कई बरसों से, चाहे ईरान हो, चाहे वो फिर इजराइल हो या फिर फ़िलिस्तीन हो या फिर सऊदी अरब हो या यमन हो, उसकी लीडरशिप के डायरेक्ट टच में। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए कि मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि नौबत आई कैसे। ये जो युद्ध की नौबत आ रही, महायुद्ध की नौबत आ रही, इसके पीछे वजह क्या है। वजह यह है कि इजराइल और अमेरिका, इन दोनों का ये कहना था, उसमें कई यूरोपीय देश भी थे, कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। और 4 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री, इन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि ईरान 15 न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और कुछ ही हफ्ते में ये मिसाइल बन के तैयार हो जाएगी, जो पश्चिमी देशों के खिलाफ, खासकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती। इसके बाद ही CIA और मोसाद, ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, CIA अमेरिका की एजेंसी है, मोसाद इजराइल की एजेंसी है, इनकी पूरी एक तैयारियां होती हैं। और आज तड़के 200 इजरायली जेट फाइटर, जिसमें अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन F-35 है, ये एयर रेड्स करते हैं ईरान पे और वहाँ पर 100 टारगेट चुनते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर टारगेट हैं उसमें न्यूक्लियर असेट्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस न्यूक्लियर साइट को अटैक किया गया तेहरान की, उसका नाम नतांज है और ये तेहरान, जो ईरान की राजधानी, उससे 135 मील दूर है।
एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, एक तरफ तो न्यूक्लियर एसेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल के एसेट्स को तबाह करने की पूरी जो है कोशिश करी इजरायली फाइटर जेट्स ने। अब इसके अलावा जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है ईरान की, जिसमें वहाँ के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी हैं, इसके अलावा आर्मी कमांडर हैं, इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं उनके मिलिट्री लीडर जनरल हुसैन सलामी, ये इनको जो है रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया में इनको असैसिनेट किया गया, इनको वहाँ पर मारा गया मिसाइल अटैक में। इसके अलावा 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं मोहम्मद मेहंदी तेहरानची। अब ये जो मेहंदी हैं, मोहम्मद मेहंदी, यही आप कह सकते हैं कि टॉप लीडर थे जो न्यूक्लियर मिसाइल तैयार कर रहे थे। इनको भी आज मिसाइल अटैक में इनको भी ख़त्म कर दिया गया है। और ठीक इस हमले के बाद ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उन्होंने ऐलान किया, सार्वजनिक ऐलान किया कि जब तक हम इजराइल को तबाह नहीं कर देते हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और इसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, बेअंदाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि या तो ईरान डील कर ले न्यूक्लियर को लेकर, अपने न्यूक्लियर मिशन को यहीं समाप्त कर दे, वरना जो अगला अटैक होगा, अगला हमला होगा, वो कल्पना के परे होगा। यानी कुल मिलाकर एक युद्ध या महायुद्ध की भूमिका तैयार होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, होने क्या जा रहा है? क्या वाकई महायुद्ध के आसार दिख रहे हैं? क्योंकि ईरान ने ठान लिया कि इजराइल को वो तबाह करेगा, उधर अमेरिका और इजराइल ने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह से सारे न्यूक्लियर एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स, उसको ख़त्म करेंगे ईरान के। अब इस तरह की सिचुएशन है जहाँ सऊदी अरब, कतर, टर्की कुछ और सोच रहे हैं, पहली बार वो झुक रहे हैं ईरान की तरफ। उधर रूस और चाइना भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इधर पश्चिमी यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर स्थिति जो मैं कहूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वाकई क़यामत आने जा रही है, ऐसा लग रहा है। आज 2 खास मेहमान हैं और मैंने कोशिश करी आपको आज रूबरू कराऊं, जो जंग की ज़मीन पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब, वो आज साथ में होंगे, रहते टर्की में हैं लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करते हैं, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे फिर वो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का कन्फ्लिक्ट हो, उसको वो कवर करते रहे बरसों से। वो पहली बार आज लाइव हो रहे हैं। उनको सुनिएगा, हिंदी भी बोल लेते हैं क्योंकि उससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में रिपोर्टिंग काफ़ी बरसों से की है। और हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, यानी एशिया पर बारीक निगाह रखने वाले विशेषज्ञ ओंकारेश्वर पांडे साहब भी होंगे। पांडे साहब को सुनिए। और टर्की से लाइव हो रहे हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, उनको भी सुनिए और एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए, होने क्या चाह रहा है आने वाले दिनों में। मेरा पहला सवाल गिलानी साहब से ही होगा। गिलानी साहब, ये जो अचानक, हालांकि अचानक मैंने शब्द सही नहीं कहा, ये जो एकदम से हमने देखा कि जिस वक्त ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही न्यूक्लियर पे, इजराइल अटैक कर देता है और टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उसकी जो है तबाह कर देता है ईरान की। मेरा सवाल ये है कि ये जो इजराइल का जो ताजा हमला है और ईरान की जो टॉप मिलिट्री लिडरशिप, उसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर हमला, क्या इसके पीछे अमेरिका है? क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में, आप कई बार ईरान जा चुके हैं, आप चाहे वो पैलेस्टीन हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यमन हो, आपका सारा एरिया समझा हुआ है और मैं कह सकता हूं कि वॉर की रिपोर्टिंग जमीन पर आप कर रहे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ में। मैं चाहता हूं कि क्या ये जंग की शुरुआत है? जो आज जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, ये वाकई एक सरप्राइज था पूरे रीजन के लिए। हाँ, अमेरिका को कल बता दिया गया था, कल रात को अमेरिका को बता दिया गया था कि हम इजराइल ने कि वो हमला कर रहे हैं और ये बताया अब कि अब इजरायली कैबिनेट ने उसको ट्यूसडे को उसको अप्रूव कर दिया था, लेकिन उन्हें टाइम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोड़ा था और उन्होंने आज चूज किया। और इससे उन्होंने जो ना एक तरह से समझें कि आप एक तरह से कहते हैं कि एक ही पत्थर से जो है 2 जानवर, हिटिंग द 2 मारना, इन्होंने टॉक्स होने वाली थी अमेरिका और ईरान की, उसको अब खत्म कर दिया। और उसके अलावा जो है ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने खूब नुकसान पहुंचाया।
लेकिन अगर आप इसमें हैरत की बात यह है कि न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर के जो एक्चुअल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि कोई ओके। रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन किसी भी जो सीटीबीटी के जो सेंटर्स हैं यहाँ अराउंड मिडिल ईस्ट में, उनमें किसी ने भी रेडिएशन की अभी तक रिपोर्ट नहीं किया कि रेडिएशन किसी लेवल से ज्यादा है। लिहाजा नांट्स का जो मिलिट्री जो है उसमें से बताया जाता है कि रिएक्टर चूंकि काफी अंडरग्राउंड है इसलिए उसको शायद नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो पूरा ओवरग्राउंड जो जितनी भी फैसिलिटी उसकी वो पूरी नष्ट हो चुकी है। और वो लेकिन बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे इस्फहान में जो मिसाइल उसको निशाना बनाया गया है, लेकिन वहां इनका एक मिलिट्री रिएक्टर्स हैं। बाकी जगहों पर जो मिलिट्री एज सच आप इसीलिए जो कह रहे हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अगर ईरान को नीचा दिखाना था, इसराइल अगर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करना था, तो वो ऑब्जेक्टिव तो हो गया पूरा फिर इसराइल का। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की इससे जो है वो न्यूक्लियर उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने का या न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो प्रोसेस था वो रुक जाएगा, उसमें बिल्कुल संदेह है वो शायद नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इसने जो है 60% जो कह सकते हैं आप एनरिचमेंट हासिल कर दिया था ईरान ने। अभी बॉम्ब बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए। तो अब ये किसी तरह, अब ये जो है इस ऑब्जेक्टिव जो है इसका जो है, मुझे लगता है कि इजराइल या अमेरिका या कोई भी इस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाया कि वो इससे जो है ईरान का जो न्यूक्लियर की तरफ जाने का जो रास्ता जो वो बंद हो जाए, वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। जी, एक चीज गिलानी साहब पूछना चाहूंगा। आपने सही कहा कि टारगेट जो था वो पूरी टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म करना था, और एक ऐसे मौके पर इजराइल ने हमला किया जब न्यूक्लियर पर ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी। एक अच्छी खबर आपने ये दी कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उस पर असर नहीं हुआ है, क्योंकि जमीन के बहुत नीचे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, जामकरन मस्जिद है ईरान में, उस पर ये जो लाल झंडा जो फहराया गया है, ये जो लाल झंडा है ये कोई क्रांति है? इसका मकसद क्या है, ये जो लाल झंडा फहराया गया? जो लाल झंडा जो है इसका एटलीस्ट जो शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम जो है उसमें उसका खासा एक सिग्निफिकेंस है, खासा महत्व है। ये लाल झंडा जो है उसको सिग्निफाई करता है जो एक बैटल हुई थी करबला में, जो उसको सिग्निफाई करता है। जो करबला का जो इराक में जो वहां पर जो दरगाह है हुसैन की, जो तो उसका ये, क्योंकि उस वक्त जो कहते हैं कि उस वक्त जो उन शहीद जो मरे हुए थे उनकी जो खून जो है इमाम हुसैन साहब, ये लिहाजा इसका वो सिग्निफिकेंस है, खासतौर पर जो शिया सेक्टर जो मानने वाले हैं। नहीं तो क्या गिलानी साहब, ये जो इमाम हुसैन की याद, वो जो करबला की कुर्बानी और उसके बाद ये लाल झंडा, इसका मकसद क्या है? कि हम जंग के लिए तैयार हैं, अब हम बदला लेने जा रहे हैं, शहादत का समय आ गया, ये मैसेज है? एग्जैक्टली इसका मैसेज यही है। एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से एक वॉर क्राई होती है, वॉर क्राई एक तरह से वॉर का एक सिंबल है, वॉर का एक सिंबल है ये, जो हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं शंखनाद। एग्जैक्टली शंखनाद, जी। तो शंखनाद कर दिया गिलानी साहब। इस वक्त मैं दोस्तों को बता दूं कि मिडिल ईस्ट में है और ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट, इजराइल और पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट उसको कवर कर रहे हैं, जमीन पर कवर कर रहे हैं। अक्सर ये मिडिल ईस्ट के किसी न किसी मुल्क में होते हैं। ये इस वक्त अंकारा में है, टर्की में है। उससे पहले हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तान में भी इन्होंने रिपोर्टिंग करी है, तभी से मैं इनको जानता हूँ। मैं जरा अब पांडे जी के पास जा रहा हूँ, ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी भाई, आपकी निगाहें तो ऊपर से देख रही, जमीन से तो ये गिलानी साहब हैं, आप ऊपर से सारी चीजें देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से इजराइल ने हमला किया, उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप इजराइल ने खत्म करी, उसके बाद गिलानी साहब ने कहा कि ईरान ने वो जो लाल झंडा है वो फहरा दिया, शंखनाद कर दिया युद्ध का, क्या हम इसे माने कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होगा आगे पीछे? और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है इस जंग में, तो हो सकता है, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, क्या फिर तीसरा विश्व युद्ध जैसी स्थिति हो सकती? कई देश फिर हम देखेंगे आगे पीछे खड़े हैं, कुछ देश इजराइल के पीछे, कुछ ईरान के पीछे। एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है अगर ये जंग बढ़ी। बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट जो है वो हो गया है दीपक जी। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने रूस में देखा, जहां यूक्रेन ने रूस के एक साथ 40 से ज्यादा विमान उड़ा दिए। वो एक
एक ऐसा मौका था जिसको कहा गया कि पर्ल हार्बर से बड़ा मौका है, और आज नहीं तो कल उसका रूस जो है बदला लेगा। उसके बाद ही उसने सीज फायर वगैरह की बातें यूक्रेन के साथ खत्म कर दी। अब ये दूसरा मौका है जो विश्व को ये बतला रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध को की तरफ जा सकते हैं। आज जो ओके। अयातुल्लाह खुमैनी ने वहां से जो संदेश दिया है, उसने लिखा है कि अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारी ताकत बोलेगी। उसने साफ साफ ये कहा है कि इजराइल ने अपनी तकदीर का फैसला खुद लिख दिया है, और अब हम जो जवाब देंगे, हम बोलेंगे नहीं कि हम क्या जवाब देंगे, लेकिन हम जवाब देंगे। ईरान के प्रधानमंत्री ने भी उतनी ही कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। दरअसल पिछले 1 महीने से लगातार घटनाएं हो रही थी जिसमें इजराइल ने कई बार हमले किए, कई बार ईरान पर हमले किए। और आपको मालूम है कि ईरान जो है वो लैंड साइज में इजराइल से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इजराइल की का पूरा लैंड साइज देखें तो 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर ईरान का जो पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ के आसपास है, तो इनकी 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ 1 लाख के आसपास इजराइल जी। की आबादी। लेकिन टेक्निकली ये बहुत साउंड है, इसीलिए इन्होंने फलस्तीन में, गाजा में, जिस जगह पे आपने देखा, ये प्रिसाइजन अटैक करने में इजराइल जो है वो माहिर है, और पीछे अमेरिका का समर्थन है। ये बातचीत होनी थी अभी, जो कि उसके न्यूक्लियर जो संवर्धन की जो बात हो रही है, एनरिचमेंट की, वो उसके करीब पहुंच गया था। ये अटैक ईरान इस पे इजराइल ने क्यों किया ईरान पर, ये कह के कि साहब ये करीब करीब यहां तक पहुंच गए थे, और अगर हम ना अटैक करते तो ये हमको बर्बाद करने की स्थिति में थे, इसलिए करना पड़ा। ये अलग बात है कि उनके प्रिसाइजन अटैक के बावजूद ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स तो मारे गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मारा गया, उसके नीचे के 2-3 और लोग मारे गए, 2-3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, 2-3 सिविलियन मारे गए हैं। उन सिविलियंस का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट लोग हैं जो मारे गए हैं। तो जी। एक तरह से वहां के लीडरशिप को खत्म किया है इजराइल ने। अब बारी है ईरान की। ईरान इसका कैसा जवाब देगा, ये हम लोगों ने उस समय देख लिया था, जिस समय हमास के साथ और फिलिस्तीन के साथ गाजा पर जो हमले हो रहे थे, एक साथ 100 मिसाइल दागे थे ईरान ने। ईरान से इजराइल का जो डिस्टेंस है जो है वो करीब 1600 किलोमीटर है। बावजूद इसके ईरान ने जबरदस्त हमला किया था। और अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, हो सकता है 1-2 दिनों में हो जाए या 1-आध हफ्ते लग जाए तैयारी करने में, लेकिन एक जबरदस्त हमला होगा, और ये हमला किसी भी रूप में जा सकता है, किसी ओके। भी रास्ते पर ले जा सकता है, चाहे वो तीसरे विश्व युद्ध का ही रास्ता क्यों ना हो। जी। बड़ी बात कह रहे हैं पांडे साहब, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक हायर इंगेजमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ना हो जाए, कि जहां ईरान के पीछे जो कंट्रीज खड़ी हैं, वो चाहे रशिया हो, चाइना हो या और देश हो, और इधर इसराइल के साथ अमेरिका और तमाम मुल्क खड़े हैं नेटो के, एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। गिलानी साहब, एक बात इन्होंने कही कि साहब ईरान पूरी तरह से अब बौखलाया हुआ है, अब ईरान से मतलब पानी गले के ऊपर तक आ गया है, बर्दाश्त के बाहर है। और अगर आप किसी की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म करेंगे शक के बिना पर, आपको शक है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार है, तो ऐसा शक तो सद्दाम हुसैन को लेकर भी था, लेकिन वहां न्यूक्लियर वेपन निकले नहीं। क्या आपको लगता है कि इजराइल का हमला बहुत बड़ा था और अब ईरान इसका जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से देगा? आज जो उसने ड्रोन छोड़े थे वो एक टेस्ट कर रहा है, एक मिजाज समझ रहा है ड्रोन के जरिए, असली बैलिस्टिक मिसाइल से असर हो सकता है। क्या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है? आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2-3 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर? गिलानी साहब, ये जो आज रात को जो अटैक हुआ था, जो यहाँ तेहरान के तकरीबन 3 बजे रात को जो शुरू हुआ था, इसमें तकरीबन 200 इजरायली फाइटर प्लेन्स ने हिस्सा ले लिया था। और ये तकरीबन पिछले बताया जाता है कि 2 साल से इसकी तैयारियां हो रही थी। उन्होंने 2 साल से इसकी तैयारी, किसी भी वक्त इस तरह को हमला करना पड़ेगा, तो 2 साल से इसकी तैयारियां हो रही थी। अब ये जो ऑप्शन है कि एयरफोर्स के जरिए हमला करना इजराइल पर, वो मेरे ख्याल में ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में कई कंट्रीज आती हैं।
उनकी एयर स्पेस वायलेशंस वो इस हद तक सऊदी अरब ने खास मजम उसमें तो जो की है, कंडम तो किया जॉर्डन है, सऊदी अरब है, कंडम किया है, लेकिन वो इस हद तक कि वो ईरान को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे, वो बहुत मुश्किल है कहना कि वो कोई करने नहीं देगा, क्योंकि वो कोई भी जो है वहां पर अमेरिकन बेसिस भी हैं इन कंट्रीज में। तो ईरान के पास जो अवेलेबल रास्ता है या तो यही है कि दुनिया भर में जो इजराइल एसेट्स हैं उनको किसी तरह से निशाना बनाए थ्रू कोवर्ट ऑपरेशंस, और दूसरा अगर डायरेक्ट वॉर में जो है उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन अमेरिका ने वहां पर एक पैट्रियट एक वो सिस्टम रखा हुआ है वहां इजराइल में, जो पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम वहां रखा हुआ है जो उनको शायद बैलिस्टिक मिसाइल से बचा सका। लेकिन यह है कि आपने देख ही लिया कि ये जो एयर आयरन डोम भी जो है या जो एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से जो है उसमें शिगाफ तो हो ही जाता है जी। तो जो और दूसरा उनका जो ऑप्शन है दूसरा ये है कि यमन के रास्ते, यमन और ईरान से जो है वो हमला कर सकते हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमला अभी हो, जरूरी नहीं है कि हमला जो है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ही हो, वो हमला कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू भी हो सकता है। एक किलान साहब, एक चीज और, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में हैं और जितनी मुस्लिम कंट्री हैं ज्यादातर नेताओं से मिलते हैं, उनके चाहे मिलिट्री लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे मस्कट ओमान हो, चाहे यमन हो, चाहे इजिप्ट हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मिजाज क्या है, खासकर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगा है, और क्या ईरान के सपोर्ट में, जैसे आज सऊदी अरब ने सपोर्ट दिया है, सऊदी अरब में चिट्ठी का है कि हमें हमारे भाई ब्रदर ईरान बोला है उसने, और जो हमला हुआ हम इसकी निंदा करते हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम देश अल्टीमेटली ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं अगर यूएस और इजराइल ने इस तरह के हमले को और तेज किया? देखिए, जो एक सबसे ये जो कंट्रीज थी गल्फ में, उनको एक ईरान का एक खौफ था। ईरान वैसे जो खौफ वैसे ही नहीं था, क्योंकि ईरान ने जो कुछ एक आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था, यहाँ से शाम से लेकर बहरीन तक ऑलमोस्ट एक जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बना के रखा था। इसने जो एक सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं ये इनके लिए ये अब इसराइल से ज्यादा ईरान को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते थे, और उसके लिए उनको अमेरिका की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब शाम और फिर लेबनान में जो है ईरान की जो हिजबुल्लाह जो है वहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही नहीं होने देते थे। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है जो ईरान की अपनी भी गलतियां थी। ईरान ने कभी भी इन कंट्रीज की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एड्रेस नहीं किया, लिहाजा ये कंट्रीज को एक सिक्योरिटी थ्रेट मानते थे अपने लिए। और दूसरा जो है ईरान ने जो अपने इनकलाब जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उनको भी लग रहा था कि हमारी उससे गद्दी खतरे में है, बजाय इसके कि पहले डोमेस्टिकली ईरान अपने आप को पहले ठीक करता। तो और फिर इसके बाद इराक में जो एक्सेस मिला ईरान को, वो एक्सेस ऑलमोस्ट तकरीबन इराक जो है एक तकरीबन नेक्स्ट ईरान ही तकरीबन ऑलमोस्ट बन गया था। तो लिहाजा ये इनको एक थ्रेट था। वो जब गाजा की जंग हुई या उसके बाद उसके जो कंस्केडिंग इफेक्ट्स हुए, जो जिसमें सीरिया और जिसमें जो लेबनान से ईरान को निकलना पड़ा, तो वो सिक्योरिटी थ्रेट इन गल्फ नेशंस के लिए अब कम हो गया, और दोबारा जो उनका सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना दोबारा इजराइल की तरफ अब दोबारा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात आसानी से कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि ईरान चाहे सऊदी अरब की बादशाहत हो, सल्तनत हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे फिर ओमान हो, इनके बादशाहों के लिए, सल्तनत के लिए एक तरह का खतरा था। लेकिन गाजा के युद्ध के बाद जिस तरह से ईरान ने मदद की फिलिस्तीनियों की, खुलकर सामने आए मुस्लिम्स के लिए, आपका कहना है कि अब मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनका नजरिया बदला है ईरान के प्रति, ईरान के प्रति अब ट्रस्ट बदला है, और इजराइल टारगेट पे, आप ये कहना चाहते हैं? एक वजह ये भी हुई उसकी कि ईरान का जो एक्सेस था खासतौर पर सीरिया में तो ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्रंट था गल्फ स्टेट्स और तुर्की के साथ। और चूंकि सीरिया में जो वहां पर विड्रॉ किया ईरान ने, और लेबनान में जिस तरह से उसको पॉलिटिकली विड्रॉ करना पड़ा, लिहाजा वो बिल्कुल अब इनके लिए थ्रेट नहीं है ईरान। थ्रेट नहीं, बड़ी बात। मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो नया इक्वेशन है, जो मुस्लिम कंट्रीज का जो नया इक्वेशन है, उसमें ईरान को पहले से ज्यादा आप कह सकते हैं ट्रस्ट मिल रहा है, एतबार, भरोसा बढ़ा है मुस्लिम कंट्रियों का ईरान के प्रति, और वो जो एक तरह का कटुता थी वो कम हुई है, और जो टारगेट है वो इजराइल है इस वक्त और यूएस है। ओंकारेश्वर जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान सबके एक्सपर्ट हैं और आप वॉल्यूम्स लिख सकते हैं इसके ऊपर। मैं एक चीज देख रहा था
कि पाकिस्तान की भाई दुश्मनी हमसे है, हिंदुस्तान से, सबको पता है। पाकिस्तान जब अपना न्यूक्लियर बम बना रहा था तो अमेरिका साथ दे रहा था, लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम पावर न्यूक्लियर पावर बनना चाहती, तो अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को लेकर तो पेट में दर्द नहीं था, ईरान को लेकर क्यों है? उसके पीछे उसका जो रिलेशन इजराइल के साथ है ना, वो इनडिस्पेंसेबल है। उससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इजराइल के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब तो भारत के लिए कुछ नहीं, मतलब हम गलतफहमी में हैं कि अमेरिका हमारे साथ है, आप कह रहे? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये साफ साफ कह दिया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 बिलियन की मिलिट्री सहायता दी है। $20 बिलियन, आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी रकम है। उसके F-16 विमानों का बेड़ा वहां खड़ा है, जिसको अभी सिर्फ ये कहना है कि ठीक है आप इसको यूज कर सकते हो। वो तो अभी चाइनीज विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री एसेट पड़ा हुआ है, जो उसको वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कल को वो कर सकता है। ये उसके पास एडिशनल फैसिलिटी, जो पैसे हैं, जो धन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो तो है ही है। इजराइल के मामले में वो वहां नहीं चाहता कि समूचे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, अब 18 कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, 50 करोड़ की आबादी है। विश्व की आबादी से 4.6% ही होगा। लैंड भी इतना ही 5-6% का के आसपास लैंड होगा, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। वहां पर वो चाहता है कि हमारी प्रेजेंस इजराइल के रूप में बनी रहे और इजराइल का डोमिनेंस बना रहे। इसलिए वो इजराइल को तो पूरा समर्थन देता है, लेकिन ईरान को किसी भी सूरत में वो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो डायलॉग के लिए बात वो जी। बनी, कमेटी बनी, उससे 2015 में बनी, 2018 में प्रेसिडेंट वो अमेरिका उससे बाहर हो गया। फिर E3 कंट्रीज ने उसको आगे ले जाने की समझ कोशिश की, यूरोपियन कंट्रीज ने। लेकिन अब तो ये खत्म हो चुका है। अब ये बड़ी बातचीत बात। जो आप उसको ईरान को इतना दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम 3.6% से ज्यादा यूरेनियम बना नहीं सकते हो। और समझ इजराइल गया। कह रहा है कि हमारी जानकारी में ये 60% से ज्यादा बना चुके हैं। विद इन ए मंथ ये 10 मिसाइल बना सकते हैं ईरान का, उसका समझ। न्यूक्लियर मिसाइल। बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि पाकिस्तान में इसलिए न्यूक्लियर बम बनता गया क्योंकि अमेरिका को कोई सच्ची मोहब्बत थी नहीं, दिल लगी थी हिंदुस्तान के साथ। मोहब्बत जो सच्ची है अमेरिका को, वो इजराइल से है, और इस सच्ची मोहब्बत की बिना पर ईरान को वो न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मोहब्बत है, एक जो आप कह सकते हैं जो रिश्ते हैं अटूट हैं इजराइल और अमेरिका के, इसलिए अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। मैं एक चीज आखिरी सवाल करना चाहूंगा गिलानी साहब, मिडिल ईस्ट के आप मास्टर हैं, ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जिसको आप जानते ना हो, और आप बरसों से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जंग की। अगर ये युद्ध बढ़ जाता, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर ये वाकई युद्ध बढ़ जाता है, इजराइल और अमेरिका मिलकर तबाही कर देते हैं ईरान में, तेहरान में, क्या सऊदी अरब, क्या कुवैत, क्या यमन तो खैर है ही, ओमान, इस तरह के जो मुल्क हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली अगर ईरान में ज्यादा तबाही इजराइल और अमेरिका करते हैं, मोसाद करता है, CIA करती है, क्या मुस्लिम कंट्रीज ईरान के साथ अल्टीमेटली आएंगे? 3 मुस्लिम कंट्रीज के लिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत मसला हो जाएगा। उनको क्या करना है, एक तरह से धर्म युद्ध मसला हो जाएगा उनके लिए। वो है सऊदी अरब, कतर और तुर्की। यही 3 कंट्रीज हैं जो पावरफुल कंट्रीज हैं। और अगर ईस्टर्न मेडिटेरियन आप देखें, ईस्टर्न मेडिटेरियन में एक तरफ अगर इजराइल है तो दूसरे साइड पर तुर्की ही है जो एक मिलिट्री पावर है। तो ये इनका जो है ये क्या करते हैं वो बहुत मैटर करेगा, और इनके लिए तो बहुत ही धर्म संकट का मसला हो जाएगा, हो गया है अब। क्योंकि यही इन्हीं कंट्रीज में अमेरिका की बेसिस भी हैं। तुर्की में जो नॉर्दर्न मोस्ट फ्लैंक जो है नाटो का, वो यहाँ तुर्की में है। कतर में इसकी बेस है सेंटकॉम की। तो लिहाजा ये जो है ये एक बहुत बड़ा एक हो जाएगा इन 3 कंट्रीज के लिए। और यही 3 कंट्रीज मैटर भी करती हैं यहाँ पर इस रीजन में मिलिटरीली। ओके ओके, बड़ी बात कही। गिलानी साहब कह रहे हैं, इफ्तिकार गिलानी कह रहे हैं कि टर्की एक मिलिट्री पावर है मिडिल ईस्ट यूरोप के एंट्रेंस पर। टर्की, कतर पैसे वाला मुल्क है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, मीडिया उसके पास है, और सऊदी अरब के पास सब कुछ है। सऊदी अरब, कतर और टर्की को सोचना पड़ेगा दोस्तों कि
भाई धर्म संकट है, कहाँ जाएं, धर्म के साथ चलें या पैसे के साथ जाएं या मिलिट्री के साथ जाएं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और गट नहीं, फीलिंग ये हो उसमें सकता है कि दीपक जी, जी मैं आ रहा हूँ दीपक ओंकार जी, शिव एक जी, आपके लास्ट पास आ लाइन रहा इसमें, हूँ, मैं आपके पास आ रहा लास्ट हूँ। लाइन। तो अच्छा, ये तीनों जो मुल्क हैं, तीनों मुल्क हैं, इनको डिसाइड करना है। अब मैं एक सवाल ओंकारेश्वर जी से कर रहा हूँ, ये तो मिडिल ईस्ट की बात बता दी, क्या जियो पॉलिटिक्स में जो दुनिया भर के बाकी देश हैं, क्या ये जंग बढ़ती है तो रूस और चाइना ईरान के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? मिस्टर पांडे, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, रूस और चाइना पहले से ईरान के साथ खड़े हैं। ओके, यही दो कंट्रीज हैं जो जो इजराइल के एक्शंस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने अभी उस तरह से रिएक्ट नहीं किया है। चाइना ने भी संतुलित तरीके से बात कही है कि भाई ये जंग नहीं करना चाहिए, शांति से अपनाना चाहिए। लेकिन पिछले काफी समय से मैं देख सकता हूं कि ईरान ही नहीं, समूचे मिडिल ईस्ट में चाइना ने अपने रिलेशन डेवलप किए। उसी तरह रशिया ने भी अपने रिलेशंस डेवलप किए हैं और जहां जहां उसकी समस्याएं थी उसको दूर करने की कोशिश की है। तो ये दो कंट्री ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ईरान के साथ जो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, ओआईसी के कंट्रीज, उनमें कई महत्वपूर्ण कंट्रीज के साथ उसकी प्रॉब्लम शिया और सुन्नी वाली है। इस वजह से भी जो है वो उसके साथ पूरी तरह नहीं आ पाते और उसमें पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। वो नहीं चाहते कि इस लड़ाई में, झगड़े में पड़े और इसके पीछे जो है, आप देखिए ना, 79 से पहले तो इसी ईरान के बहुत अच्छे रिलेशंस थे इजराइल के साथ। लेकिन 79 में जब उसने वहां पे तख्ता पलट हुआ और इस्लामिक उसकी बात आई, फिर उसने फलस्तीन का समर्थन करना शुरू किया, सारी लड़ाई वहां से शुरू होती। सीधे सीधे अगर कहें तो इजराइल और ईरान की अपनी कोई लड़ाई नहीं, वो लड़ाई फलस्तीन की, गाजा की, इस्लाम की दूसरे वजहों से है। और वो लड़ाई लड़ाने वाला अमेरिका है। वो चाहता है कि यहाँ जी। पर जंग होती रहे ताकि हथियार बिकते रहें। ये है सिचुएशन वहां। बहरहाल एक तस्वीर जो खींची है ओंकारेश्वर पांडे ने, उन्होंने कहा कि चाइना और रूस पहले से ही ईरान के पीछे खड़ा है। इफ्तिकार गिलानी कह रहे हैं, अंकारा टर्की से हैं इस वक्त लाइव, ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर और टर्की, ये जो तीन पावर्स हैं इस वक्त स्ट्रैटेजिक पावर्स हैं मिडिल ईस्ट की, इनको सोचना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इजराइल का जुल्म बढ़ता है या अमेरिका ज्यादा तबाही करता है, तो हो सकता है कि जो शिया सुन्नी की लाइन है ये भी खत्म हो जाए और कहीं ना कहीं इंसानियत की वजह से सबको ईरान के पीछे खड़ा होना पड़े, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, ये हो। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के लिए बड़ी एक ऐसी स्थिति है जहाँ ईरान से हम तेल लेते हैं, इसराइल से टेक्नोलॉजी लेते हैं, वेपन्स लेते हैं। हिंदुस्तान के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी कि कैसे क्या करें। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली कहाँ तबाही ज्यादा होती है, सहानुभूति उसी के साथ जाएगी। गिलानी साहब आप आए और ओंकारेश्वर जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गिलानी साहब एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई आप जंग की ज़मीन पर हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर हैं, हज़ारों किलोमीटर, आप वहीं पर हैं, तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर मिस्टर गिलानी, नाइस टू सी यू लाइव फ्रॉम टर्की, थैंक यू सो मच। और ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।